अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है नाइन्थ बायोलॉजी का लेक्चर है, वो है इन्वायरमेंट हैज़र्ड्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैज़र्ड्स कह लें कि एक किस्म का साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, जो हम खाद दे रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और कितने ख़तरा हो सकता है, कितना मतलब कि ख़तरा लाक हो सकता है, सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे एनिमल्स के लिए भी ख़तरा हो सकता है। जो प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए जो हम डिफरेंट काइंड के जो खाद यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, तो इन खाद की वजह से जो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हैज़र्ड्स कहा जाता है, या एक किस्म का ये नुकसान या फिर ख़तरा भी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हैज़र्ड क्या है, इनकी सिंपली डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि जो हैज़र्ड्स हैं एक कंडीशन है जिसमें जो पॉल्यूशंस का कॉज बनती है। ठीक है, हैज़र्ड इज़ अ कंडीशन इन विच इट कैन बी कॉज ऑफ द पॉल्यूशंस का कॉज बने तो इसको हैज़र्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना एनिमल्स के लिए नुकसानदा है, प्लांट्स के लिए भी नुकसानदा है, कई सारी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। ठीक है, इस वजह से कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर जब कभी भी हवा चल रही हो तो उसमें आप जो है ना स्प्रे नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी प्लांट्स को स्प्रे नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि ये एयर में जो है ना स्प्रेड हो जाएंगे और दूसरे एनिमल्स के लिए भी नुकसानदा है। तो ये हैज़र्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में जो गिवन हैं वन बाय वन हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैज़र्ड्स जो है ना की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सॉइल न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है, मतलब कि सॉइल कितने न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर जो है ना सेव रख सकती है, तो वो कैपेसिटी जो है ना वो लॉस हो जाती है इनकी जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं खाद के लिए, तो इसमें से जो सॉइल जो है उनके अंदर न्यूट्रन कैपेसिटी जो है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल बताऊं, अगर लेट सपोज हम अपने आजकल जो जनरेशन जो है ना ये पता नहीं कौन कौन से प्रोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं जो स्टमक में, ठीक है, उनको सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो ना भूख तो बढ़ा देंगे, लेकिन वो जितनी कैपेसिटी चाहिए हो सकता है वो कैपेसिटी ये मेडिसिन खाने की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से वो जो स्टमक इतना जो खाना जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये मैंने अपनी एनिमल्स की एग्जांपल बताई, सेम इस तरीके से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से जो सॉइल्स होते हैं, जो मिट्टी होती है, तो वो मतलब मिट्टी जो है वो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो है ना वो क्या कर देती है, कम कर देती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा गिवन है आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं, वो है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो किसी प्लांट्स को हमने फर्टिलाइज़र्स दिए, तो जब कभी भी पानी का फ़्लो कुछ ज़्यादा होता है ना, तो वो पानी जो है ना फ़्लो करके जहाँ पे भी जिस लेक्स में जाता है, कहीं नालियों में जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि ये वाटर के ऊपर जो है ना एक बिल्कुल एलजी स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, एलजी जो है ना वो फैल जाती है, जिस वजह से यूट्रोफिकेशन की वजह से इकोसिस्टम जो है ना वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जो पानी में रहने वाली जो दूसरी स्पीशीज़ हैं, पानी में रहने वाली जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उनके लिए भी ख़तरा हो जाता है, जिसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर के ऊपर ग्रीन कलर का एक जो है ना एक चादर जैसी जो स्प्रेड हुआ, आपको ऐसे लग रहा है कि ग्रीन कोई चादर है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में ये एलजी है। एलजी क्यों आई है, क्योंकि ये दूसरे जो खाद होती हैं वो फ्लो करके वाटर में जो है ना ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, जिस वजह से एलजी डेवलप हो जाती है, और वहाँ से जो अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो इस वजह से जो ना उनके लिए भी नुकसानदा हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन एक हैज़र्ड है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे यूट्रोफिकेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसी खाद या फिर न्यूट्रिएंट जो खाद जो हम वाटर प्लांट्स को दे रहे हैं, तो वो वाटर के फ़्लो की वजह से जो है ना बह जाता है और किसी नालियों में जाकर जमा हो जाता है, वहाँ से एलजी डेवलप्ड हो जाती है, और वहाँ से जो है ना इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है, मतलब कि जो पानी में रहने वाली जो फिशेज़ हैं, एनिमल्स दूसरे हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो ये यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है,
ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर गिवन है कि इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपको पता है कि क्या होता है कि जिसमें जो टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जिसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स का, तो इसमें से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स में तो दो गैसें जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। असल में ये दोनों गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स का या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी हम फर्टिलाइजेशंस के लिए जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो में भी शायद जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। असल में जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना ये भी मेन रीज़न है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी मतलब कि बहुत बड़ा हैज़र्ड्स है। तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की वजह से इस तरीके से होता है। अगर आपसे कोई पूछे इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस तरीके से है, तो आप कहीं नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो पाई जाती है जो रिस्पॉन्सिबल हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो हम जो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स के तौर पर, वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड में। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो है सॉइल एसिडिटी, ठीक है। सॉइल एसिडिटी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, खाद का यूज़ कर रहे हो रहे होते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं कि जो सॉइल की जो पीएच होती है ना वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो सॉइल की डिक्रीज़ होने की वजह से जो एसिडिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है अगर एसिडिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो प्लांट्स कोई भी डेवलप प्रॉपर नहीं हो सकेगा, ग्रोथ भी मतलब कि वो उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है दूसरा ये है कि जो सॉइल एसिडिटी जो है ना ये इसमें जो अमोनिया है ना उनकी कॉन्सेंट्रेशंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर गिवन है वो है पेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, पेस्ट प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो एक्सेस नाइट्रोजन होती है ना, एक्सेस नाइट्रोजन होती है, तो वो क्या होती है कि जो कीड़े मकोड़े हैं प्लांट्स की, उसकी जो है ना रिप्रोडक्शंस का रेट बढ़ा देती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शंस बढ़ाने की वजह से पेस्ट प्रॉब्लम जो है ना ये भी एक हैज़र्ड है बहुत बड़ा। तो किसी प्लांट्स के अंदर कोई कीड़े मकोड़े बढ़ जाएँ तो वो खा लेते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। तो न आपको पता है कि जो नाइट्रोजन जो है ना वो डीएनए बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि पेस्ट प्रॉब्लम के अंदर जो है ना रिप्रोडक्शन रेट ऑफ जो इंसेक्ट्स का जो है ना रिप्रोडक्शन रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अबाउट द इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। और स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।